पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग पिंग ने अपनी नई जर्नी शुरू कर दी। वो एक राज्य के अंदर आया था, वहां पर जाकर वो खूब मेहनत करता और उसके बाद वो वहां का एम्पायर बना था। धीरे धीरे करते वो ग्रैंड एम्पायर भी बनता है और इस तरह से उसकी जिंदगी काफी हद तक के खत्म हो चुकी थी। वो 60-70 साल का हो जाता है और वो बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वांग लिन खुश होता है कि चलो, जैसा कि मैंने उससे कहा था वांग पिंग से कि वो कल्टीवेशन ना करे, उसने कल्टीवेशन नहीं की और उसने सादगी से अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। लेकिन तभी वहां पर थंडर रेल्म से एक बंदा आकर पहुंच चुका था, जो असल में ये जानना चाह रहा था कि आखिर वो कौन इंसान है जो अपने आप को थंडर रेल्म का बता रहा है। तो वो उसी इंसान को ढूंढता हुआ था। असल में वो जिस इंसान को ढूंढ रहा था वो वांग लिन था, लेकिन वांग लिन को वो ढूंढ नहीं पाता, पर वांग पिंग को वो जरूर ढूंढ लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो थंडर मैसेंजर आया हुआ था वो वांग पिंग और उसकी वाइफ को देखकर कहने लग जाता है कि तुम दोनों तो मुझे मॉडल नजर आते हो, लेकिन फिर भी मेरे डिवाइन सेंस के सामने तुम अभी तक के जिंदा हो, ये कमाल की बात है। मुझे लगा था डिवाइन सेंस के असर से मॉडल मर जाते हैं, तो तुम जिंदा हो, कुछ ना कुछ तो खास बात है तुम्हारे अंदर। वांग पिंग कहता है कि तू है कौन और यहाँ पर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम तो तुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो वो जो थंडर मैसेंजर था वो फिर भी उनकी बात मानता नहीं और वांग पिंग की तरफ बढ़ने लग गया था ताकि जान सके कि ये मेरे कॉन्शियसनेस के सामने खड़ा कैसे है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा था तुरंत वहां पर वांग लिन का पपेट आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आते साथ वो थंडर मैसेंजर के ऊपर सीधा अटैक कर चुका था। थंडर मैसेंजर हैरान की एकदम टॉप टियर का ये इल्यूजनरी इन स्टेज का पपेट ये कहां से आकर टपक गया, किसने भेजा इसको यहाँ पर। ये मॉडल इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए आया, तो ये मॉडल के पास इतना कमाल का पपेट हो कैसे सकता है। पपेट यहाँ पर थंडर मैसेंजर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन थंडर मैसेंजर अभी भी शॉक्ड में था कि ये पपेट आखिर मॉडल इंसान का साथ कैसे दे सकता है। वो कहता है कि ये पपेट अब मैं तेरे को ना अपने सोल सर्च टेक्निक के अंदर डाल दूंगा, उसके बाद मैं तेरा माइंड पढ़कर पता लगा लूंगा कि आखिर तुझे किसने बनाया है और यहाँ पर किसने भेजा है, और फिर मैं उस इंसान की जाकर वाट लगाने वाला हूँ। इसके बाद वो पपेट को भी मारता है और उसके बाद वो वांग पिंग और उसकी वाइफ किंगी जो है उसको भी मारने के लिए बढ़ रहा था। जैसे इस चीज के बारे में वांग लिन को पता चलता है कि मेरे बेटे के ऊपर खतरा आया है, उसका दिमाग गर्म हो चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था कि सब कुछ यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, सारी चीजें बिल्कुल थम सी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ को स्टॉप करने के बाद वांग लिन एंट्री मार रहा था। तो जैसे वहां पर एंट्री मारता है, थंडर मैसेंजर के हर एक अटैक एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। थंडर मैसेंजर यहाँ पर वांग लिन को देखकर हैरान हो जाता है कि ये बुढ़ऊ है कौन और मैं इसकी कल्टीवेशन पहचान क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मैं सिर्फ उस इंसान की कल्टीवेशन नहीं पहचान पाता हूँ जो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर होता है, लेकिन ये तो सेकंड स्टेप है नहीं है, तो तब भी मैं इसकी कल्टीवेशन को क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ, इसने किया क्या है। वो वांग लिन से कहता है कि बता आखिर तू है कौन और यहाँ पर तू आया कैसे। वो नहीं जान रहा था कि जिस इंसान की तलाश में वो यहाँ पर आया है वही इंसान उसके सामने खड़ा है। वांग लिन उसको भाव नहीं देता, सीधा वांग पिंग को और किंगी दोनों को लेता है और अपने साथ वहां से निकल जाता है ताकि उनको एक सेफ जगह पर पहुंचा सके। उसके बाद वो इस थंडर मैसेंजर का गेम बजाएगा। थंडर मैसेंजर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, मैं तुझे भागने दूंगा नहीं, जब तक तेरे बारे में अच्छे से जान ना लूं तब तक तू यहाँ से भाग नहीं सकता। तो मजबूरी में वांग लिन को यहाँ पर वांग पिंग और किंगी दोनों को एक सेफ जगह पर रखना पड़ता है। वो उनके चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद वो यहाँ पर आ चुका था उसी थंडर मैसेंजर के साथ फाइट करने के लिए। वो कहने लग जाता है कि ये जो पपेट यहाँ पर आया हुआ है वो तेरा ही पपेट है ना, तो एक काम कर, ये पपेट मुझे दे दे, मैं इसके बदले उन दोनों बुढ़ाओं को और तुझे भी बुढ़ाओ तेरे तीनों को छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त वो ये कि वो पपेट मुझे देना पड़ेगा। वांग लिन कहता है कि बचकान है, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, जानेगा ना तो यही दफन हो जाएगा। आज तेरी गलती की वजह से मेरा बेटा मरते मरते बचा है, अगर उसका एक बाल भी बाका हो गया होता ना तो मैं बता रहा हूँ तेरे पूरे खानदान को मिटा देता मैं, पर तूने जो गलती कर दी है उसके लिए मैं तुझे तो यहाँ पर मार कर रहूंगा, तू बचेगा नहीं। वो तुरंत अपने पपेट को भेज देता है उस थंडर मैसेंजर के ऊपर अटैक करने के लिए और अब दोनों के बीच में एक बार फिर से बैटल शुरू हो चुका था। वो कहने लग जाता है थंडर मैसेंजर की, मानता हूँ तेरे पास ये पपेट कमाल का पपेट है, लेकिन तब भी बुढ़ाओ कहेंगे तू मेरा हरा नहीं सकता, तो मुझे कुछ नहीं कर सकता। देखता हूँ कि तेरे अंदर कितना जिगर है जो तू यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। थंडर सेलेस्टियल रैम के बंदों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे, तू बचेगा नहीं। वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन वांग लिन आराम से यहाँ पर उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया करता है। कहने लग जाता है कि इतनी मामूली सी थंडर पावर लेकर तू अपने आप को क्या समझने लग गया है, तो उससे ज्यादा थंडर पावर मैं खुद होल्ड करता हूँ, नमूना देखेगा क्या। इसके बाद वांग लिन तुरंत अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर अपनी वांग लिन ने थंडर पावर को एक्टिवेट किया, उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल रही थी कि वो थंडर मैसेंजर देखकर हैरान हो जाता है। वो समझ चुका था कि नहीं भाई, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि जिस ज़ूमो के बारे में मैं सुनता हुआ यहाँ पर आया हूँ ना, मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान ही ज़ूमो है। पर वांग लिन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और सीधा यहाँ पर अपनी वाली थंडर पावर का यूज करते हुए सीधा उस थंडर मैसेंजर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसके जितने भी अटैक थे वो एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आसपास का पूरा इलाका तहस नहस होने लग गया था। वांग लिन कहता है कि इसको कहते हैं थंडर पावर, जो कि मेरे पास है। अचकाने बचकाने आके यहाँ पर अपने आप को न जाने क्या समझने लग गए हैं। थंडर मैसेंजर के वेपन वगैरह सब टूट चुके थे। वो कहने लग जाता है कि आखिर तेरी कल्टीवेशन है क्या, तेरे पास इतनी पावर है कैसे, तू इतनी कमाल की थंडर पावर को कैसे अपने पास रखा हुआ है।
तो वांगलिन कहता है कि मेरी कल्टीवेशन दिखेगा, ठीक है मैं तुझे दिखाता हूँ मेरी कल्टीवेशन। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सबसे पहले अपने लाइफ और डेथ के डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर चुका था। और इसके बाद करते हुए धीरे धीरे वांगलिन अपनी जितनी भी पुरानी कल्टीवेशन होती है ना वो सबको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जैसे लाइफ और डेथ का डोमेन देखा थंडर मैसेंजर ने, वो कहने लग जाता है कि बाप रे इसका डोमेन तो कितना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इस तरह का डोमेन किसी के पास नॉर्मली होता नहीं है, वो भी इतना पीक लेवल का डोमेन। यहाँ पर वांगलिन धीरे धीरे करते हुए अपनी सारी कल्टीवेशन को गेन करता जा रहा था, क्योंकि जब वो मॉडल बना तो अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया था ना, तो पुरानी पावर को वापस से बाहर निकालने लग जाता है। वो थंडर मैसेंजर कहता है कि लगता है कि आज की फाइट बड़ी खतरनाक होगी, मुझे लगा था मैं इसको आसानी से हरा दूंगा लेकिन ये मुझे बिल्कुल थकाने वाला है आज। वांग पिंग जब पहली बार अपने बाप की इतनी खतरनाक पावर को देखता है वो कहने लग जाता है कि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि फादर आप मुझे क्यों कल्टीवेशन नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि जितनी कल्टीवेशन करो उतना ही ज्यादा दुश्मन बढ़ते जाते हैं और जिंदगी का सुकून खत्म हो जाता है। आज मुझे लगता है कि आपको देख कर ना मुझे सच में पता चल जाएगा कि आखिर आपने मुझे कल्टीवेशन करने क्यों नहीं दिया और क्यों आपने मुझे फोर्स किया कि मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूं। वांगलिन धीरे धीरे करते हुए पूरी तरह से अपना पुराना जो बैडएस वाला लुक होता है ना उसके अंदर आकर पहुंच चुका था और अब यहाँ पर उसकी जो लाइफ और डेथ के डोमेन की पावर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आई थी, क्योंकि जब भी वो मॉडल बनता है जिंदगी के एक्सपीरियंस को हासिल करता है तो जिंदगी और मौत का जो उसका बैलेंस है वो कंप्लीट होने लग जाता है। तो इतने सालों से वो मॉडल बना हुआ था तो उसका लाइफ और डेथ के डोमेन की पावर अब काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी थी। तो थंडर मैसेंजर कहने लग जाता है कि अगर बाय चांस इसके डोमेन की पावर ने अपना सेकंड स्टेप कल्टीवेट कर लिया ना तो इसके पपेट के साथ जो इसकी पावर होगी उसके सामने शायद मैं नहीं टिक सका। मुझे नहीं पता कि अभी इसने ब्रेक थ्रू किया है या क्या किया है, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इसके डोमेन की पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और धीरे धीरे मेरे चांसेस कम होते जा रहे हैं इसको हराने के। लेकिन ऐसे में डर के तो भाग नहीं सकता, मुझे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वांगलिन से वो कहने लग जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरे पास कितनी भी पावर क्यों ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी मैं तुझसे फाइट करके रहूंगा, तुझे हारा करूंगा। मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में थंडर सेलेस्टियल रेल्म से आने वाले बंदों की पावर होती कितनी है, क्योंकि तू बिल्कुल वहां का है ही नहीं। वो मैसेंजर अब यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज करना शुरू कर चुका था और जैसे वो अपनी पावर को यूज करता है ऐसी थंडर पावर उसके अंदर से बाहर निकलती है कि वहां का पूरा मौसम ही बदल गया था और वो यहाँ पर अपने एक खास तरह के बीस्ट को समन कर लेता है जो कि पूरी तरह से थंडर से बना हुआ था। ये होता है एक ड्रैगन या फिर केलिन कह सकते हैं उस तरह का क्रिएचर। तो उस बीस्ट को देखकर वांगलिन कहना चाहता है कि अरे अभी तो जो तेरा बीस्ट है वो बच्चा ही है, वो पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ और इसको लेकर तू यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा था, किसके दम पे तू मुझे हराएगा। अबे जा बच्चे, तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट अभी मैं खुद अपने जेब में लेकर घूमता हूँ। तब आसमान फटता है और धुएं के साथ एंट्री मारता है वांगलिन का केलिन बीस्ट। क्या कहें कि अल्लाह जवाब और एकदम धमाकेदार एंट्री थी केलिन बीस्ट की। उसको देखकर तो थंडर मैसेंजर का मुंह फटा का फटा रह जाता है कि भैंस की आंखें क्या देख लिया मैंने, मुझे लगा मेरा ही बीस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन इसका बीस्ट तो मेरे बीस्ट का बाप निकल रहा है। देखते साथ ही उस थंडर मैसेंजर का बीस्ट तो अपनी हार मानने लग जाता है। वो कहता है कि सीनियर गलती होगी, मुझे माफ कर दो। उस केलिन बीस्ट से वांगलिन वाले बीस्ट से वो माफी मांगने लग गया था, लेकिन वांगलिन का केलिन बीस्ट उसको ऐसा पटक पटक कर मारता है कि हड्डियां टूट चुकी थी मैसेंजर के बीस्ट की। वो बेचारा आधमरा हो गया, उठने लायक नहीं बचा था। वो मैसेंजर बिल्कुल दंग रह जाता है कि इस बंदे के पास ये इतना कमाल का केलिन बीस्ट आया कैसे। ये एक हेवनली बीस्ट है जो कि किसी पीक लेवल के कल्टीवेटर के पास होना चाहिए। ये नॉर्मल आदमी इस बीस्ट का क्या कर रहा है, इसके पास इतने सारे ट्रेजर आए तो आए कहां से, ये है क्या चीज। बस मुझे इस बंदे को मारना है, इसका पपेट ले लूंगा, इसके बीस्ट को भी केलिन बीस्ट को मैं अपने पास रखूंगा, उसके पास और भी ट्रेजर होंगे, सब कुछ रखूंगा। टारगेट यही है कि इसको मारना, उसके बाद तो मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे। तो एक बार फिर से वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वांगलिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार था। वो आता तो थंडर सेलेस्टियल रेल्म से था, तो जो भी होती उसके अटैक सब में थंडर कहीं ना कहीं मिला हुआ ही होता। तो उसी की पावर यूज करते हुए वो वांगलिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत अपना ब्रश बाहर निकालता है जिसके जरिए वो स्पेल्स कास्ट करता है ना। कुछ टाइम पहले उसको जो ब्रश मिला था उसके जरिए वो एक से बढ़कर एक स्पेल्स को कास्ट करना शुरू कर देता है और उसके जरिए सबसे पहले उसने एक थंडर जैसे ड्रैगन को समन कर लिया था और उसके जरिए वो यहाँ पर मैसेंजर के जो भी अटैक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। मैसेंजर अटैक तो वांगलिन के ऊपर करने के लिए आता है, लेकिन जब भी वांगलिन कोई खास अटैक यूज करता ना तो मुंह खोलकर बस वहां पर देखने ही लग जाता है कि भैंस की आंख, इसके पास क्या क्या चीज मौजूद है। इसके पास जो ट्रेजर मौजूद है ना इनके बारे में आज तक मैंने खाली सुन कर रखा था, लेकिन ये तो मेरे सामने इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। उसको कहीं ना कहीं समझ आ चुका था कि वांगलिन का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेइज्जती तो होते हुए नहीं देख सकता था। उसको पता था कि वो हिम्मत हारेगा तो मरेगा, तो वो लड़कर मरना चाहता है। इस वजह से उसके पास जो भी अटैक थे वो सबको यूज करता है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वांगलिन यहाँ पर जो था ना उसको कमजोरी होने लग जाती है, क्योंकि उस मैसेंजर का अटैक जाकर वांगलिन को लग गया था, लेकिन वांगलिन थोड़ा सा झटका उसको महसूस होता है, लेकिन फिर से एक बार वो खड़ा हो चुका था। तो वो मैसेंजर कहना चाहते हैं कि तूने थंडर अटैक को खुद के ऊपर झेल लिया, लेकिन सिर्फ एक झटका से महसूस हुआ, तेरी जान नहीं गई क्या? मानना पड़ेगा तू किसी पत्थर से कम नहीं है। जितने भी अटैक करो तेरा शरीर सब पत्थर जैसा ना कि उसके ऊपर कुछ असर होता ही नहीं है। तेरे पास जो थंडर पावर है ना, मैं यहाँ पर खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा है, लेकिन एक बात है जो तेरे और मेरे में बहुत ज्यादा फर्क है कि तेरी कल्टीवेशन जो होती है ना वो मुझसे कम है। अगर तू मेरे बराबर की कल्टीवेशन का होता ना, लिटरली मैं कह रहा हूँ मैं 2 मिनट भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता।
तेरे पास वेपन अच्छे हैं, तेरे पास ट्रेजर अच्छे हैं, तेरे पास थंडर पावर अच्छी है, लेकिन तेरी जो मेन खुद की कल्टीवेशन है ना वो मुझसे लो है। यही वजह है कि मेरे पास चांस है तुझे हराने का, क्योंकि मैंने अपना असेंडेंट रैंक कब का ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन तू तो अभी उसके से मिडिल स्टेज पे ही मौजूद है। तो जितना तू ज्यादा अपने अटैक वगैरह को यूज करेगा ना, तेरा शरीर उतना जल्दी थकने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब तू कमजोर हो जाएगा, उसके बाद मैं आराम से तुझे मार डालूंगा। मैं तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए एक बार फिर से बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि तेरे पास जो भी ट्रेजर है सब मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। उसके बाद तू मेहनत कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, और अगर तू सब कुछ मेरे हवाले नहीं करेगा तो फिर अफसोस कि मुझे वही कदम उठाना पड़ेगा जो कि तुझे पसंद नहीं आएगा। तो वांगन कहता है कि अच्छा है, ऐसी बात है, मुझको धमकी दे रहा है, ठीक है, जो तू उखाड़ न सकता है ना उखाड़ के दिखा, इधर ही खड़ा हूँ मैं, दिखा मुझे कि तू क्या कर सकता है। अब वांगन भी तैयार था, मैसेंजर भी तैयार था, दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। मैसेंजर कहने लग जाता है कि मेरी जो ओरिजिन की पावर है ना, मैं उसको काफी हद तक के यूज कर चुका हूं, थोड़ा सा ही बचा है, तो जितना बचा है उसमें ही वांगन का खेल निपटाना पड़ेगा, वरना मेरी ओरिजिन की पावर एग्जॉस्ट हुई तो मैं अपनी कल्टीवेशन हाई लेकर भी इसको नहीं हरा पाऊंगा, और मेरे आगे के जो ब्रेक थ्रू करने के चांसेस होंगे ना वो भी पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे अभी अपनी सारी एनर्जी इस ज़ूमो के ऊपर वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक कि मैं इसको देख पा रहा हूँ ना, ये पूरी फुल जोश में, ये किसी भी हालत में पीछे कदम नहीं करेगा, चाहे मर जाएगा या फिर मुझे मार डालेगा ये। इसलिए जब ताकत से काम ना चले ना तो दिमाग को भी चलाना पड़ता है। वो दिमाग ये लगा रहा था कि एक काम करता हूँ, ये अपने बेटे को इतना प्रोटेक्ट करना चाह रहा है ना, इसके बेटे को ही धमकाता हूँ, जब इसके बेटे के ऊपर जान का खतरा मंडलाएगा ना तो अपने आप ये ज़ूमो खुद को सरेंडर कर देगा। तो वो वांगलिन से कहता है कि तू जानता है तेरा बेटा मरने वाला है। वो ये पता है कैसे, मैं खुद मारूंगा उसको अपने हाथों से। तो वो सीधा चला जाता है वांगलिन के बेटे को मारने के लिए। मैसेंजर तुरंत जा चुका था वांगपिंग के पीछे, लेकिन वांगलिन उसको रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वो किसी भी तरह से उसको रोकना चाह रहा था, वरना वांगपिंग को नुकसान हो सकता है, जो कि वांगलिन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो अब यहाँ पर मैसेंजर और वांगलिन के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो मैसेंजर कहना चाहता है वांगलिन से कि तू मुझे नहीं रोक सकता, रोक कर दिखा सकता है ना तो रोक कर दिखा, जब तक वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा तब तक मैं तेरे बेटे को जान से मार डालूंगा। वो एकदम करीब आकर पहुंच चुका था वांगपिंग और किंगी के सामने, और दोनों की बस वो जान लेने ही वाला होता है। लेकिन वो बेवकूफ भूल गया था कि जिस फॉर्मेशन के अंदर वांगलिन ने वांगपिंग और किंगी को डाला है ना, वो बना हुआ है लेंथियन की जो स्वॉर्ड एनर्जी से है उससे। इस वजह से ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि लिटरली मैं यहाँ पर मैसेंजर कुछ भी नहीं कर पाता, और उल्टा उसकी खुद की हालत खराब हो जाती है जब वो फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा था। तो इस वजह से वो सीधा दूर जाकर फेंका जाता, उसकी हालत खराब की भैंस की टांग, ये क्या था, मैं इसका फॉर्मेशन भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहा। वो मैसेंजर चिल्लाते हुए ये भाग रहा था कि पागल आदमी के ज़ूमो पागल हो गया, इतनी पीक लेवल की स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया उसने एक मामूली से बुढ़ाऊ को बचाने के लिए। ये पीक लेवल की एनर्जी से उसने फॉर्मेशन बनाया है, वो इतनी कमाल की है कि किसी भी कल्टीवेटर की जान ले सकती है, लेकिन उसने इस बुढ़ाऊ को बचाने के लिए इतनी कमाल की एनर्जी वेस्ट कर दी। ये पागल आदमी है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार डालेगा। तो वांगलिन कहता है कि तुझे तब से क्या लगा था कि मैं तेरे साथ डांस करने के लिए आया हुआ? अबे शुरू से मैं तुझे मारने के लिए ही यहाँ पर मौजूद हूँ। वांगलिन तुरंत अपनी यहाँ पर इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके जरिए ऐसा स्लैश देकर मारता है उस मैसेंजर के ऊपर कि मैसेंजर जितना दूर भागने की कोशिश कर रहा था वहां तक कि उसका अटैक पहुंच जाता है। मैसेंजर को समझ आ चुका था कि भाई मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैंने इस ज़ूमो से पंगा ले लिया, मुझे नहीं आना चाहिए था, ये मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, आज मैं मर गया, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वो वांगलिन से कहता है कि ज़ूमो तूने मुझे यहाँ पर फोर्स किया मेरे पूरे के पूरे एसेंस एनर्जी को खत्म करने के लिए। ये एसेंस एनर्जी मैंने बचा कर रखा था उसलिए कि जब मेरे पास टाइम मिलेगा ना मैं अपना ब्रेक थ्रू करूंगा, लेकिन लगता है कि मुझे यहाँ पर उसका यूज करना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। तो वो अपने थंडर एसेंस की पावर को यूज कर लेता और उसके जरिए वो यहाँ पर ज़ूमो यानी कि वांगलिन के ऊपर अटैक करा था। उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ नहीं करता तो मर ही जाएगा, आगे का ब्रेक थ्रू करना तो छोड़ो। तो ब्रेक थ्रू को वो साइड में करते हुए सारी एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है वांगलिन को मारने के लिए। वो वांगलिन को किसी तरह के फर्नेस के अंदर डाल चुका था, उसके अंदर ही डालकर वो वांगलिन को रिफाइन करने की कोशिश करता था कि उसके अंदर वांगलिन मारा जाए। वांगलिन उस जाकर फर्नेस के अंदर फंस चुका था, उसको समझ नहीं आता कि ये अंदर से बाहर कैसे निकलेगा। वो कहने लग जाता है मैसेंजर की ये एक कॉर्डन है थंडर सेलेस्टियल रैम का, और इसके अंदर से तुझे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, तू इसी के अंदर मरेगा और यही तेरी कब्र होने वाली है। किलिन बीस्ट भी अंदर ही आकर फंस चुका था, तो वांगलिन और किलिन बीस्ट दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते, पर फायदा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो कॉर्डन इतना स्ट्रॉन्ग कि उसके अंदर से बाहर निकलना मानो नामुमकिन हो। जितना चोट पहुंचाते वापस से कॉर्डन खुद को रिकवर कर लेता। वांगलिन कंफ्यूज किया वो यहाँ पर क्या करेगा, तो वो तुरंत ही अपने गॉड स्लिंग चैरियट को बाहर निकालता है और गॉड स्लिंग चैरियट के ऊपर जो लगा हुआ सील था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिससे होता ये कि किलिन बीस्ट के ऊपर जो भी बचे हुए रिस्ट्रिक्शन थे ना वो भी खत्म हो जाते हैं, और अब किलिन बीस्ट बिल्कुल खुले सांड जैसा हो चुका था। मतलब अब जो उसको नजर आएगा बस वो सब कुछ तोड़ फोड़ देगा, अब उसको तोड़ फोड़ के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आने वाला। इस वजह से वो जितनी भी एनर्जी होती है सबको इकट्ठा करने लग जाता है, और एनर्जी इकट्ठा करने के बाद वो कॉल्ट्रॉन के धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार था। जैसे वो अटैक मारता है ना कॉल्ट्रॉन के ऊपर, कॉल्ट्रॉन के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। मौका देखकर वांगलिन भी अपनी पावर को यूज करता है, अपनी स्पिरिट को बाहर निकालता है, किलिन बीस्ट की हेल्प कराता था कि ये कॉल्ट्रॉन टूट जाए, और जैसा कि वांगलिन और किलिन बीस्ट ने सोचा था वो चीज यहाँ पर हो जाती है। लिटरली में वो थंडर सेलेस्टियल का कॉल्ट्रॉन टूट गया और सब लोग आजाद हो जाते हैं उसके अंदर से। जैसे वांगलिन आजाद हुआ भाग जाता है वो मैसेंजर अपनी दुम दबाकर वहां से। किलिन बीस्ट उसके पीछे गया था लेकिन वो कहाँ निकल गया पता ही नहीं चल रहा था।
जब मैसेंजर वहां से भाग जाता था उसके बाद वांग पिंग वांग लिन के पास आता है और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है वो वांग लिन से कि मैंने उस मैसेंजर को फाइट करते हुए देखा, जब वो मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा था ना तो उसने ये कहा था कि मैं एक इंसान जैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक सोल की तरह हूँ। तो क्या वो जो मैसेंजर कह कर गया वो बात सच है? मैं सिर्फ एक सोल हूँ, मेरे अंदर कोई शेड नहीं है। जैसे कि आपने बताया था कि मैं एक बदले की भावना से बना हुआ हूँ, तो क्या मैं इंसान ही नहीं हूँ क्या? वांग लिन कहता है कि नहीं, जो तुमने सुना है उसका कोई मतलब नहीं है, तुम इंसान हो, मेरे बेटे हो और यही बात सच है, तुम इसके अलावा कोई और चीज नहीं है, तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो। लेकिन वांग पिंग कहता है कि मुझे अब ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बस मैं एक लाश हूँ जिसके अंदर सिर्फ जान बची हुई है। इसी वजह से तो आपने मुझे कभी कल्टीवेशन करने दिया ही नहीं, वरना जब मैं कल्टीवेशन करने का ट्राई करूंगा हो सकता है कि इससे मुझे नुकसान ही हो। मुझे क्या लगता है कि मुझे इस चीज का जवाब पहले से ही पता था, मैंने खुद पहले से ही महसूस कर लिया था कि नहीं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं बाकी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं हूँ। और मैं तैयार था इस जवाब को जानने के लिए और सुनने के लिए। जब आपने मुझे सच्चाई बताई थी उससे पहले मैं समझ चुका था कि मेरी सच्चाई क्या हो सकती है, इसलिए मैंने मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया था हर आने वाले जवाब को सुनने के लिए। लेकिन मुझे बस मेरी किस्मत के ऊपर अफसोस है कि आखिर मैं क्यों कल्टीवेशन नहीं कर पाया। मेरा भी मन था आप जैसा बनने का, कल्टीवेशन करने का, हमेशा आपके साथ रहने का, लेकिन शायद हेवन मेरे रास्ते के बीच में आ गया। मैं पैदा तो हुआ लेकिन एक इंसान की तरह पैदा नहीं हुआ। यही वजह है कि कभी मेरी खुद के कोई बच्चे हुए ही नहीं, क्योंकि मैं इस चीज के भी काबिल नहीं हूँ। क्योंकि मैं इंसान ही नहीं तो खुद के जैसा इंसान में वापस कैसे क्रिएट कर सका। मैं सिर्फ एक पुतले जैसा अपनी जिंदगी पूरी तरह से गुजारा हूँ। अकेला आया था और लगता है कि अकेला इसी तरह से चला भी जाऊंगा। शायद जिंदगी का मतलब क्या होता है मैंने इसको कभी जाना ही नहीं। वो जितनी भी उसके अंदर भड़ास थी, जितनी भी उसने अपनी जिंदगी गुजार ली है ना, वो सारी भड़ास बाहर निकाला था। और उसका भड़ास निकालना सही भी था, क्योंकि ना तो वो नॉर्मल इंसान की तरह रह पाया, ना ही कभी वो कल्टीवेशन कर पाया, बीच में ही फंस कर रह गया। और जब वो पैदा भी हुआ था तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो जैसे नॉर्मल इंसान पैदा होता है वैसा वो पैदा हुआ। वो तो सिर्फ एक गुस्से ने उसका जन्म दे दिया था। इस वजह से अफसोस करना, खुद की जिंदगी को कोसना, इसके ऊपर पूरा हक बनता है उस वांग पिंग का, जो कि अब वो गुस्सा निकाल रहा था। धीरे धीरे करते हुए वांग पिंग का जो शरीर था उसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। शायद यहाँ पर अब उसका टाइम खत्म हो रहा होगा। वांग पिंग कहना चाहता है कि जब से मैं पैदा हुआ ना तब से मुझे एक अजीब सा ही सपना आता था कि मैं अजीब से ऑरा वाली दुनिया के अंदर फंसा हुआ। कोई तो ऐसा ऑरा है जो ना मेरे अंदर रहता है ना मेरे बाहर निकल पाता है। मेरी कोई माँ नहीं है, क्योंकि माँ क्या होती है मैंने कभी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ना कभी ऐसा प्यार मुझे मिला। बहुत बुरी चीजें हुई है मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी इसका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस जिंदगी में आपसे फादर मिलने का मौका मिला। मुझे इतनी प्यारी किन्नी मिली जिसने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया और आज भी मेरे लिए मरने को तैयार है। फादर, आपको ऐसा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से जो हो सकता था सब कुछ मेरे लिए किया। आपने मुझे पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी गुजारने का मौका दिया, वरना अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कभी इंसानी रूप में भी नहीं आ पाता। मैं तो बस ऐसे भटक कर रह जाता। तो इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको बिल्कुल भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे लगता है कि मेरे जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन अगर मुझे फिर से जिंदगी मिलती है ना तो मैं आप दोनों के साथ ही वो जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जिसमें मेरे साथ किन्नी भी होगी और फादर आप भी होंगे। मुझे शायद इससे ज्यादा अब और कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। वो वांग लिन के सामने झुक कर ही कहने लग जाता है कि फादर मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा था कि जिंदगी भर आखिरी लम्हे तक के आपके साथ रहूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा था कि आप बूढ़े हो जाएंगे और मुझे आपका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन शायद मुझे आप समझ में आ चुका है कि मैं खुद अब मर जाऊंगा, क्योंकि मैं एक मॉडल इंसान हूँ। तो मैंने अपना वादा तोड़ दिया कि मैं आपके आखिरी टाइम तक आपके साथ नहीं रह पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना फादर। पर जितनी मेरी जिंदगी थी उतनी जिंदगी में मैंने आपका बहुत एहसान लिया है। वांग लिन यहाँ पर एकदम इमोशनल हो जाता है। उसको बचपन की सीन याद आने लग गए थे कि किस तरह से उसने अपने बच्चे का ख्याल रखा। वांग पिंग अपने फादर से कहता है कि फादर, आप जो बचपन में मुझे दवाइयाँ खिलाया करते ना, सच बता रहा वो बहुत ज्यादा कड़वी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मैं आपके डर की वजह से मैं उसको खा लिया करता था। पर आज जब मैं याद कर रहा हूँ ना उन दवाइयों को, तो वो मुझे बहुत मीठी लग रही है, क्योंकि उन दवाइयों के साथ जो यादें जुड़ी है वो बहुत प्यारी है। और इन्हीं यादों को लेकर शायद मैं हमेशा के लिए आपको अलविदा कहता हूँ। ना कहते कहते वांग पिंग वहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो इंसान तो था नहीं कि वो मरेगा तो एक लाश की तरह उसके बाद उसको दफन किया जाए, क्योंकि वो एक सोल का पीस था। तो एक सोल की तरह ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। वांग लिन को बहुत बुरा लगता है। आज पहली बार अपने फादर और मदर को खोने के बाद जब वांग लिन उदास हुआ था ना, तो यहाँ पर वो उतना ज्यादा उदास लग रहा था। वो बहुत अफसोस करता है। और जैसे यहाँ पर वांग पिंग मरा था, उसकी सोल वापस से चली जाती है वांग लिन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पर वांग लिन वांग पिंग की सोल को हमेशा अपने पास रख लेता है, क्योंकि है तो वो उसी के सोल का पार्ट, तो वो उसके ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर हमेशा के लिए चला जा चुका था। और जो किंगी थी वो बस वहीं पर अकेले रोते हुए रह जाती है। वो कहती है वांग पिंग से कि वांग पिंग, मैंने आपसे वादा किया था ना कि जब तक रहूंगी आपके साथ रहूंगी, आपके अलावा कहीं नहीं रहूंगी। वो वांग लिन से कहना चाहती है कि मुझे वांग पिंग के पास जाना है। मैं चाहे इस दुनिया में रहूं चाहे उस दुनिया में रहूं, लेकिन मुझे उसके साथ ही रहना है। उसके बगैर शायद मैं कभी नहीं रह पाऊंगी। तो वांग लिन कह रहा है कि जो फैसला कर रही हो क्या तुम उसके पर कभी रिग्रेट करोगी? तो किंगी कहती है कि कभी मैं रिग्रेट नहीं करूंगी। आप मेरी जान ले लीजिए और जहाँ पर आपने रखा है वांग पिंग की सोल को वहीं पर मुझे भेज दीजिए, आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तो वांग लिन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस किंगी को भी मार कर उसकी सोल को अपने पास रख लेता है। और दोनों की दोनों सोल जो थी वांग लिन के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। अब वांग लिन फिर से अकेला, जिस तरह से उसने अकेले
जिंदगी गुजारी है बस कल्टीवेशन और दुश्मनों का खात्मा करना। एक बार फिर से वही जिंदगी उसकी वापस आ चुकी थी। उस बार तो उस टाइम उसका बेटा था जब उसने मॉडल जिंदगी गुजारी थी, तो लेकिन इस बार उसका बेटा भी नहीं होगा, वो अकेला ही हमेशा के लिए रह जाएगा, ऐसा कि वांग लिन है। उसको वापस से वांग पिंग की बातें याद आने लग जाती है। जब वो आखिरी टाइम उससे बातें कर रहा था, सारे के सारे लम्हे वांग लिन को याद आने लग गए, किस तरह से उसके बेटे ने उसका साथ दिया और हमेशा वो दोनों एक बेटे की तरह रहे। जितने भी लम्हे यहाँ पर वांग लिन ने वांग पिंग के साथ गुजारे थे, हर लम्हे उसको याद आ रहे थे, मानो की जिंदगी पीछे की तरफ वापस से चल रही है। वो बुढ़ापे से जवानी और जवानी से बचपन तक का सीन देख पाता है वांग पिंग का। वांग लिन उसको हर वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने वांग पिंग को खिलाया हो, उसके साथ रहा हो, और इन सारी यादों को याद करते हुए वांग लिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसको वो टाइम भी याद आता है जब वांग पिंग ने उससे कहा था कि फादर, जब आप मुझे कल्टीवेशन नहीं करने देना चाहते हैं ना, तो मैं मॉडल इंसान में ही वो पोजीशन हासिल करूंगा जो कि मॉडल के हिसाब से सबसे पीक होती है। और वांग पिंग ने अपना वादा पूरा किया, वो एम्परर बना, ग्रेट एम्परर बना, जहां तक एक मॉडल अपना सपना देख सकते हैं कि मैं एक ग्रेट एम्परर बन के दिखाऊं, सारे के सारे राज्य का राजा बनूं, हर चीज मेरे कंट्रोल के अंदर हो। तो वो सारी चीजें वांग पिंग ने अपनी जिंदगी में हासिल की, जितनी भी उसने जिंदगी गुजारी मॉडल लाइफ के अंदर, वो बहुत शानदार थी। जिस तरह से वांग लिन इमॉर्टल है, वो कल्टीवेशन करता है अपने टाइम में, तो वो एकदम कमाल का बंदा है। पर वांग लिन जो मॉडल तरह से अपनी जिंदगी गुजारा था, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो वांग पिंग रहते हुए भी बहुत सारी चीजों को अचीव किया। अब हालांकि वो कल्टीवेशन से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी मॉडल से जुड़ी हुई थी, वो बहुत शानदार थी। उसकी जिंदगी कोई बेकार तरीके से नहीं गुजरी। तो यही चीजों को याद करके वांग लिन को कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी महसूस होती कि भले से मेरा बेटा कल्टीवेशन नहीं कर पाया, लेकिन उसने जो भी हासिल किया वो उसके लिए बहुत शानदार था। बैकग्राउंड में एक सैड गाना और जितनी भी पुरानी चीजें थी, सब कुछ एक बार रिवाइंड होती जा रही थी। मतलब मानो की जिंदगी वापस से पीछे की तरफ घूम रही है। हर लम्हा वांग लिन यहाँ पर याद कर रहा था, जिस तरह से उसने गुजारा, जिस तरह से भी इमोशनल तरीके से गुजारा हो या खुशी से गुजारा हो, लेकिन जो भी उसने मॉडल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस हासिल किया कि कैसे इंसान रहता है, किस तरह से वो काम करता है, उसको उसी का फल मिलता है, किस तरह से जिंदगी होती है, किस तरह से जिंदगी खत्म हो जाती है, ये सारी चीजें उसको याद आ रही थी कि एक ना एक टाइम होता है जब जाकर इंसान अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचता है। उसको वो टाइम भी याद आ रहा था जब किंगिन ने उससे कहा था कि वो वांग पिंग का साथ देना चाहती है, लेकिन वांग लिन ने उससे वादा किया था कि इसके बदले वो उसको कल्टीवेशन सिखाएगा। पर जब किंगी को प्यार मिला वांग पिंग का, तो वो कल्टीवेशन भूल गई, उसको सिर्फ प्यार चाहिए था। अब वो कल्टीवेशन ना करके भी वो खुश थे। हमने जितने भी पिछले एपिसोड करीब 2-3 जहां से मॉडल लाइफ शुरू हुई थी, वो सारे के सारे एपिसोड के हर एक सीन को रिवाइंड करके दिखाया जाता है, जो अगर आप ऑफिशियल एपिसोड में भी देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पुरानी कहानी एक बार फिर से रिपीट करके दिखाई जा रही है। आज का एपिसोड आधे घंटे का था, तो मुझे लगा कि बहुत सारा सीन दिखाया जाएगा और मजा ही आ जाएगा, लेकिन आधे एपिसोड में तो पुराने एपिसोड की ही कहानी को रिपीट करके दिखाया जा रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छा था कि वांग लिन अपनी जिंदगी के एहसास को समझ पा रहा है, उसको जिंदगी की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही थी कि कैसे एक जिंदगी शुरू होती है, कैसे खत्म होती है, कैसे जो हम करते हैं उसी का फल हमें आखिरी टाइम पर मिलता है। इस चीजें याद करके वांग लिन का जरूरी है कि उसका अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो बेहतर तरीके से लाइफ और डेथ को समझ पाएगा, किस तरह से, जैसे कि वो सुनटाई मरा था, अपने कर्मा को याद करते हुए उसको समझ पाएगा और हर चीज यहाँ पर अच्छे से समझ पाएगा वांग लिन। तो सारी चीजों को याद करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद जब वांग लिन अपने कदम बढ़ाना शुरू करता ना, हम देख पाते हैं कि वांग लिन का एक नया लुक आ गया। अब उसको सारी चीज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी, तो उसकी पावर ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी ही। और जब वांग लिन अपने कदम बढ़ा रहा था ना, उसके लाइफ और डेथ की पावर जो थी, लग रहा था कि अपने पीक पर जा रही है। वांग लिन कहता है कि जब जिंदगी खत्म होती है ना, तब शुरू होता है कर्मा। कर्मा एक ऐसी चीज होती है जो कि जिंदगी और मौत से भी बढ़कर होती है, क्योंकि अगर हम जो काम करते हैं, भले से उसका बदला हमें जिंदगी में मिल जाए या फिर इसका बदला मिलेगा हमें मरने के बाद, लेकिन कर्मा एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। अब लगता है कि वांग लिन ने अपने लाइफ और डेथ की पावर को तो परफेक्शन पे ले गया, लेकिन अब वो अपनी कर्मा पावर को भी इंक्रीज करेगा, जो कि उसकी एक नई तरह की पावर हो सकती है। लेकिन ये पावर किस तरह से काम आएगी, किस तरह से वांग लिन को ये फायदा देने वाली है, ये चीज डिटेल में तो अभी हमें नहीं बताएगी, लेकिन ये आगे के एपिसोड में जरूर पता चलेगा। जब वांग लिन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, उसका नया लुक हुआ है, तो उसका टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन पे फोकस करना, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनना, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में वो अपना ब्रेक थ्रू भी करने वाला है असेंडेंट रैंक के पीक स्टेज में, जो एपिसोड तो एकदम लाजवाब होगा। तो इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।